Hello, my name is Ghulam Rasul Maksi and I'm a student of fourth year architecture. Basically, we are shooting a podcast video for a course named Construction Material, which is also referred to as AR351. The topic of our podcast is current trends in construction, and for that, we have an expert in the field. Mr. Sabyuddin is a master's holder from NED University, currently employed as an architect at a renowned firm in Karachi. We chose him as our guest because of his hands-on experience in working with different materials in different environment conditions for different clients. So, without further ado, let's get right into the podcast. सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? हम आज इस पॉडकास्ट के लिए मिले हैं जिसका बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि फील्ड एक्सपर्ट से हम इंटरव्यू कंडक्ट करें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस के लिए उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें और जो गलतियां हम पोटेंशियली कर रहे हैं उनको समझें और जो मार्केट में ट्रेंड्स हैं उनको मार्केट में उतरने से पहले समझें। तो बेसिकली इस मकसद के लिए हम आपसे मिले हैं। तो हाउ आर यू बेसिकली? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। So basically, moving on, how do you approach selecting materials for different spaces? Basically, obviously, as an architect, you design a lot of spaces. आप घर डिजाइन करते होंगे, as you said, shops, buildings, offices. तो what is your approach to selecting materials? कि आप किस बिना पर चूज करते हैं कि यहाँ पर ये मटेरियल होगा और ये नहीं होगा और यहाँ पर ये होगा ये नहीं होगा? So basically, walk us through that process. बेसिकली सबसे पहले तो आप कोई भी चीज़ घर हो, बिल्डिंग हो, आउटलेट हो, या एक छोटा सा पार्क हो, कुछ भी आप डिज़ाइन करने जाते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्लाइंट होता है। अब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक घर शुरू किया, उस घर का टास्क था कि हमें विद इन 8 मंथ्स घर को कंप्लीट करना है और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें बेसमेंट भी चाहिए, ग्राउंड प्लस वन भी घर बनाना है और एलिवेशन वो फुल मॉडर्न हो, आजकल के ट्रेंड ट्रेंड पे हो, और उनकी बेसिक ज़रूरियात जो एक घर में एक बंदे की होती है, फैमिली की होती है, वो भी पूरी हो जाए। जो एक बेसिक क्लाइंट होता है वो ये बोलता है कि घर बिल्कुल रोशन चाहिए, हवादार चाहिए, हमें फर्श बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि घर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगे। अब इसमें हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होती हैं, या तो हम फर्श के लिए नेचुरल मटेरियल में चले जाते हैं लाइक मार्बल और स्टोन। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है टाइल। थर्ड हमारे पास वुड की भी आजकल फ्लोरिंग हो रही है। तो फिर इसको फॉर्मलाइज करते हुए आप एक मैकेनिज्म बनाते हो, एक मूव बोर्ड सेट करते हो, अपना भी एंड क्लाइंट को भी डेवलप करते हो कि आप इस बॉक्स में आ जाए। आपने सेलेक्ट कर लिया इंटीरियर के सारे फिनिशेस विद पेंट, विद टाइल, विद मार्बल टॉप्स, एवरीथिंग, सीलिंग्स, किस चीज़ में आ जाएंगे, घर के अंदर की थीम। फिर आप आ जाते हैं बाहर। बाहर अब आपके पास बाहर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपके पास 2 सिनेरियो और ऐड हो जाते हैं। एक हो जाता है एनवायरनमेंट, दूसरा हो जाता है आप एनवायरनमेंट सेंस कि आपने वेदर की प्रोज एंड कॉन्स की फील करने हैं उसमें। दूसरा आपकी सराउंडिंग्स आ जाती है कि आपका लेफ्ट एंड राइट वाला घर, पीछे वाला घर, सामने क्या सराउंडिंग्स है। तो उसमें फिर आप देखेंगे कि क्या आपकी फिजिबिलिटी बनती है। अब जैसे वेदर के प्रोज एंड कॉन्स आ गए तो हम कोशिश ये करेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि वॉश ट्रास हो। वॉश ट्रास एक मटेरियल है जो कि स्टोन को पीसेस करके विद सीमेंट में मिला के लगता है, जिसकी तकरीबन लाइफ टाइम गारंटी होती है 50-40 ईयर्स तक वो लॉन्ग लास्ट कर सकता है। और एक खास बात ये भी है कि जब वो हर सीजन में लाइक अब बहुत ज़्यादा डस्टी माहौल है, बारिश हुई तो फिर नया होता है। पेंट में हमारे पास ये होता है कि पेंट झड़ जाता है, इसकी लाइफ कम होती है। इस तरीके से नेचुरल स्टोन्स हैं, वो आपको चीज़ों को डिफरेंट दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं। टाइम टू टाइम, क्लाइंट टू क्लाइंट हर चीज़ वेरी कर रही होती है। फिर सराउंडिंग्स की मैंने आपको बात की। कराची में आजकल हम लोग हॉलो ब्लॉक्स यूज़ करें फॉर इंसुलेशन पर्पस, ये ताकि हमारे पास बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को अफेक्ट ना करे। और अगर हमारे घर के अंदर एसी भी लगे तो वो उसकी कूलिंग इतना हमारा दीवारें गर्म ना हो, आपके जो एसी है वो भी सही तरह से काम करे। अब आप चले जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद या फिर नारायण में हमने अभी होटल कंप्लीट किया, तो वहाँ पे हमने इंसुलेटेड वॉल्स क्रिएट की। लाइक हमने पहले 4 इंच की ब्लॉक ईंट ईंटें लगाई, उसके बाद 2 इंच का हमने थर्मोकोल लगाया, उसके बाद 9 इंच की हमने ईंट लगाई। इससे हमारी तकरीबन 14-15 इंच की दीवार बन गई इंसुलेटेड वॉल बन गई। उससे क्या होता है कि हमारा बाहर से टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। ये उन एरियाज में बात करूँ जैसे लाहौर है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है। जैसे आपके एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, नारायण, कांगड़ा, इधर जितने भी होटल्स बनते हैं, तो कोशिश ये करते हैं इंसुलेटेड चीज़ें हों, नेचुरल वर्नेकुलर चीज़ें हों,
फ्लोर पे भी इवन यूज करते हैं कि फ्लोर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, सर्द माहौल होता है, तो वहाँ पे भी हम कॉपर पाइप्स के जरिए फ्लोर को भी वो करते हैं, गर्म रखते हैं, उसके पानी सर्कुलेट कर रहा होता है तो फर्श भी गर्म रहता है। तो ये है एक सॉल्यूशन। Basically, now moving on, we've learned a lot since now. के जैसे basically how do you manage materials and finishes. So what I would like to question you about is कि when choosing a design or when making a design, how do you balance aesthetics, functionality, and basically budget of the client or of the company that is working with you? It could be anything. So we'd love to learn it about you. एक्चुअली ये है कि अगर आप इसमें आपने 2 से 3 चीज़ों को एम्फसाइज़ किया, बजट एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में आप बजट को नहीं देख अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर लें वर्नाक्युलर आइटम से कि आपका बजट बहुत कम लगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे इस बात से एग्री नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो बिल्कुल, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप ऐसे कोर्स इलाके में काम कर रहे हो, लाइक आप डिफेंस में काम कर रहे हो या एसकरी में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर में काम कर रहे हो, जनरल बात कर रहा हूँ कराची की, लाहौर में भी ऑब्वियसली अगर आप मॉडल टाउन में हैं या डीएचए में हैं, तो आपके पास एक कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन इन सेंस कि आज का आर्किटेक्चर, आज का जो क्लाइंट है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के जो क्लाइंट है, मैं 100% क्लाइंट की नहीं बात कर रहा, मैं 90% क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप जब आप एस्थेटिक्स की बात करते हैं, तो आपके पास बजट होना चाहिए अच्छी चीज़ें भी करने के लिए। वो अलग बात है कि हमने बहुत सारी जगहों पे ये भी सीखा कि हमने एक नॉर्मली अब कंक्रीट का एक अपना टेक्सचर है, ब्लॉक्स का एक अपना टेक्सचर है, सीमेंट का एक अलग अपना टेक्सचर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दे डिड नॉट लाइक कि आपने सिर्फ प्लास्टर कर दिया और छोड़ दिया। आप उसमें पेंट लाज़मी कराओगे या आप उसमें टेक्सचर ज़रूर कराओगे या आप उसमें कुछ ना कुछ फिनिश ज़रूर दोगे। हम सिर्फ प्लास्टर नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से फ्लोरिंग में, पुराने ज़माने में नीरू फर्श होते थे। अब क्या हो गया है, फिर चिप्स आ गए, फिर क्या हो गया है कि उसमें टाइल आए, मार्बल एंड देन सो ऑन, वी आर मूविंग टुवर्ड एडवांसमेंट, इपॉक्सी फ्लोरिंग हो रही है आजकल। तो वहाँ हमें इस चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास एरिया स्पेसिफिक एस्थेटिक्स। हम डीएचए की बात करें, तो डीएचए में या इतनी पॉश एरियाज़ की बात करें, वो लोग बजट कंस्ट्रेंट नहीं होते। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, हमारे मिज़ाज के मुताबिक वो हमें पसंद आनी चाहिए। अगर हम आ जाएँ नेक्स्ट हम गुलशन में आ जाएँ। अभी हम मैं दोनों एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा। मैं डिफेंस में भी काम कर रहा हूँ, मैं गुलशन में भी काम कर रहा हूँ। गुलशन डिफेंस में गए, अभी हम 1000 गज का घर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने वुड की डोर फ्रेम्स हैं, वुड के ही डोर्स हैं, वुड की ही विंडोज़ हैं, एलिवेशन पे हमारा स्टोन है एंड ओवरऑल हम लोग एक 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 सिग्निफिकेंट अप्रोच के साथ वहाँ पे जा रहे हैं और हर चीज़ को एज अ ट्रेंड जो कि आजकल इन है और जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को इनहेंस करता है, वहाँ पे हम ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करें, क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है। अब आ जाता हूँ मैं गुलशन में। वही चीज़ मैंने गुलशन में अप्लाई करने की कोशिश की कि इवन के वी कैन हैव कंसील्ड कमोड, वी शुड हैव सम काइंड ऑफ सिटिंग इन वॉशरूम्स, बट वो एग्री नहीं करेगा कि ये कहाँ होता है, ये तो नहीं होता। कहाँ होते हैं कंसील्ड, हम तो नॉर्मली हमसे चला क्योंकि समझाने के बाद सीलिंग, सीलिंग में एग्जॉस्ट आजकल है, इनके एग्जॉस्ट में जो है वो खिड़कियों में नहीं लगता, सीलिंग में लगता है। वो बात बताना। देन के आपके पास अब जो वुड है, वो आप वुड पे जाए, नहीं वुड की क्या ज़रूरत है, इतना महँगा है, हम जिसकी चौखट पे चले जाते हैं। तो इस पे आपका एक डिफरेंस आ जाता है कि आप किस तरीके से वो कर रहे हो। लाइक फिर आपकी आती है फिनिशिंग। क्लाइंट, अब हम लोग जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, सुपरविजन्स भी करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा होता है तो उसको सुपरवाइज़ भी कर होता है। तो कोई भी काम हो रहा होता है तो उसको हमने बहुत बारीकी से देखा होता है। लाइक हम टाइल ले कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये बड़ी टाइल है तो हम लेटे में फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल में हम ग्रूव थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और वर्टिकली हम ग्रूव कम रखते हैं कि ताकि हमारी जो लंबी साइड है उस पर जब आप टाइल लगाएं तो आपके अगर टाइल के अंदर कोई फ़र्क है तो वो महसूस ना हो। तो हम ये चीज़ें भी फोकस कर रहे थे। इन डेप्थ बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन टेक्निक ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब अगर आप किसी और इलाके में जाएँगे, बोलेंगे यार टाइम ज़ाया कर रहे हैं यार, आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं इस चीज़ को कौन देखता है? आगे बढ़े, घर खत्म करवाएँ बस।
तो ये एक बहुत बड़ा area सवाल wise है। dynamics different. That was quite an interesting approach you shared with us basically कि जो आपके अपने experience से बाहर आ रही थी कि how basically areas and economical conditions, financial conditions basically आउटपुट को कैसे अफेक्ट करती हैं कि एस्थेटिक्स में हो और माइंडसेट्स कैसे शिफ्ट होते जा रहे होते हैं जैसे आप एरिया वाइज आप चेंज कर रहे हो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो सो बेसिकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन चूजिंग मटेरियल्स फॉर देयर होम्स एंड इन योर ओपिनियन हाउ कैन दे अवॉइड देम क्योंकि आपने इतना टाइम काम करा है सो यू मस्ट नो के ये चीज़ें बहुत से जो एमेच्योर्स होते हैं और आई शुड से रादर के कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि काम कर रहे होते हैं तो उनमें बहुत सी दफ़ा काम चलाओ काम होता है तो आपके अपने एक्सपीरियंस में ऐसा क्या होगा कि आपको लगता है कि अगर ये चीज़ या ये गलती कॉन्ट्रैक्टर्स ना करें या क्लाइंट्स ना करें तो उनका बजट भी बच जाए और उनके डिज़ाइन भी मोर एस्थेटिक हों बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्लाइंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों कर रहे होते हैं, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते इस बात को। क्लाइंट ये करता है बजट बचाने के लिए, एक बहुत ही एक अमेजिंग बात बताऊंगा आपको कि क्लाइंट क्या करता है, डायरेक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर से, बीच में से आर्किटेक्ट को हटाता है, क्या आप हो गया चीज़ें, अब हम करवा लेंगे, ड्राइंग्स तो है हमारे पास, लेकिन आप ड्राइंग्स भी आ गई, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज ड्राइंग्स ऑन दैट वॉल, ऑन दैट फ्लोर, ऑन दैट ग्राउंड, नहीं कर सकता। एक सेंस जो क्रिएट करता है आर्किटेक्ट, वो कभी भी कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कितना ही अच्छा चीज़ों को बैलेंस करने वाला हो। तो क्लाइंट ये सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये करता है कि चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास कि भाई ये लो मेरा घर डिज़ाइन कर दो और इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें देख लो ये वो। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि बोलता है कि यार आप उसको 5 लाख 10 लाख रुपये क्यों दोगे, मैं आपको कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, मैं ये खुद ही कर लूँगा सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको करके दे दूँगा। उससे होता क्या है, उससे होता है क्या है क्या, कॉन्ट्रैक्टर का एक माइंडसेट, कॉन्ट्रैक्टर का माइंडसेट ये है कि उसने तो घर बनाना है। आर्किटेक्ट का माइंडसेट है कि उसने घर के अंदर लाइफ देखनी है, उसने एक सेंस क्रिएट करना है, उसने फंक्शन और एस्थेटिक्स दोनों को बैलेंस करते हुए आपके बजट में चीज़ें लेके आनी और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने कोई चीज़ बनाई, हमने उसका 3D बनाया, उसका एक पोस्टर बनाया और क्लाइंट को दे दिया। अब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलके बैठ के वो चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर आर्किटेक्ट इन्वॉल्व ना हो। और साइट साइट पे इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वो ही बता सकता है कि मैं ये जो वॉल के अंदर डिज़ाइन लेके आ रहा हूँ या ये मैं एलिवेशन बना रहा हूँ, ये एज पर 3D कैसे दिखेगी और कैसे इसका शेप आएगा, ये वही लेके आ सकता है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट से डायरेक्ट होते हैं, मतलब आर्किटेक्ट क्या टाइम ज़ाया कर रहा है, ग्रूव दे रहा है, 2 टाइलों के बीच में ग्रूव क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट लगाते हैं। उससे क्या होता है, एस्थेटिक्स खत्म होता रहता है, वो डिटेल्स खत्म होने लगती है। फिर बोलते हैं भाई सरिया स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत डलवा रहा है, तो यहाँ पे तो 10 टन सरिया लगना था, 15 टन लग रहा है, आपको 5 टन ज़्यादा लग रहा है, मैं आपको बचा के चीज़ों को वो करा देता हूँ। ये ग्लास टेम्पर लगा रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है इतनी सी हाइट है। होता क्या है इवेंचुअली 1 साल 2 साल बाद क्लाइंट दोबारा या वो मैंने आपसे ड्राइंग्स दे दी थी, अब जो है ना वो चीज़ें मैंने बना, लेकिन वो लुक ही नहीं आ रहा, आपने जो ड्राइंग दी थी, आपने जो बना के दिया था, वो लुक ही नहीं आ रहा, हमें फील ही नहीं हो रहा, भाई हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्या? तो फिर वहाँ पे हम बताते थे कि आपने हमें बिल्कुल हटा दिया था बीच में से। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम एक घर कर रहे थे, वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने मैनेजमेंट भी करनी है, हमने कंसल्टेंसी भी करनी है, डिज़ाइन भी करना है। तो जब घर बन गया, फ्लोरिंग हो गई, उसकी फिनिशिंग, पेंट हो रहा था, किचन अभी रहता था, वो वुड वर्क अभी रहता था। क्लाइंट ने बोला बस ठीक है, हमारा उनसे मंथली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने बोला बस ठीक है, बस अब हम बना लें। ठीक है, एज़ यू विश। 6 महीने बाद फ़ोन आया क्लाइंट का, हालाँकि 1 महीने का काम है, कि अभी तक हमारा घर कंप्लीट नहीं हुआ है और वो लुक ही नहीं आ रहा अंदर का, और बाहर की भी फिनिशेस वो नहीं आ रही है। मैंने कहा आपने तो मुझे हटा दिया था, मैं तो 1 महीने का टास्क था, मैं एक शेड्यूल हुआ बता आपको करके दे। तो ये है चीज़ें। So that was very enlightening to know कि basically एक expert on the field क्या mistakes वो होता है और ये जैसे आपने जो word use करा amazing and I would agree it is quite amazing to know कि basically people do this जब एक budget लगाना ही है तो might as well जितना एक budget plan करा है तो use it all क्योंकि construction एक ऐसी चीज़ है and I'm sure you would agree कि हर बंदा हर साल नहीं कर सकता 3 करोड़ 4 करोड़ is more or less around that बंदा जिंदगी में 1 से 2 बार लगा सकता है अब एक बार सही से करे तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए so that was quite enlightening to know and thank you for that. So basically moving on, अब ये एक मैं personally as students we are very much interested in this question and interested to know this कि is there a shift in the people's mind in the overall dynamics of the I would say people आ रहा है कि environment को consider करना ठीक है as we know कुछ टाइम पहले तक इतना ज़्यादा environment को तवज्जो नहीं दी जाती थी but in this age of social media and globalization everyone knows this कि environment खराब होता जा रहा है the smog in Lahore and everything basically हम खराब होते जा रहे हैं तो how as architects and
how as basically construction people you guys are dealing with इस problem को cater करने के लिए how are you इस पे हम 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक अभी हमने लाहौर के अंदर बिल्डिंग डिज़ाइन की, उसमें क्लाइंट का तो था ही एक रोल कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारा प्रपोज़ल इसमें बहुत डायरेक्ट था। हमने बिल्डिंग पूरी फ्रंट उसका ग्लास का रखा, लेकिन ग्लास के आगे हमने प्लांटर्स की स्पेस दिए। प्लांटर्स इन सेंस के हम पूरे 10-10 फुट वाले 8-8 फुट की जो हाइट होती है प्लांट्स की, वो हमने प्लांटर बॉक्स बनाया और वहाँ पे वो प्लांट्स का जो लोकली लाहौर में अवेलेबल होते हैं, लाहौर में हमने बनाई चाबूची रोड पे। तो उसमें हमने वहाँ पे प्लांटर्स क्रिएट किए, प्लांटर बॉक्स और उधर पौधे लगाए। उससे क्या हुआ कि आपका फसाड पे एक एनवेलप बन गया। एनवेलप बनने से क्या हुआ कि आपके पास हॉल में बहुत गर्मी होती है। डायरेक्ट सनलाइट से अब आपने ग्लास भी लगाया हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट से ग्लास आपका महफूज हो गया और आपका जो प्लांट है वो एक इको फ्रेंडली रोल प्ले करने लगा। इससे 2-3 चीज़ें हुई। वो ये हुई कि आपका ऑब्वियसली एसी तो आपने लगाना है, एसी तो आपने लगाना है, लेकिन आप कम कर सकते हो उस चीज़ को फॉर अ टाइम बिंग। ऐसा हुआ कि हाँ, उनके 10 से 15 डिग्री का इसमें फ़र्क पड़ा और अभी उसमें और काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि एसी का जो एसी की जो कैपेसिटी है, मतलब उसने आधे घंटे चल के बंद होने जो उसका थर्मोस्टेट होता है एसी का, वो चलता रहेगा कि जब तक उसके इस टेम्परेचर पर मैच नहीं करता। उतने कार्बन फुटप्रिंट्स इमिट कर रहा है उसका आउटर, वो आपके सराउंडिंग्स के लिए, आपके ओज़ोन के लिए, आपके ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम के लिए नुकसान है। तो हमने इस पे काम किया कि एक फसाड पे हम ऐसा रखें कि फसाड, अब इससे 2 चीज़ें हुई प्लांट से, आपको एक वर्टिकल गार्डन भी मिल गया और आपके फसाड जो है वो डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट पोल्यूशन, डायरेक्ट हर चीज़ जो उस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकती थी एनवायरनमेंट से, उससे महफूज हो गया और आपको आपने एक इको क्रिएट भी किया कि बहुत ही एक उस पे हो गया कि एक तरह से हो गया कि आपने इधर कंक्रीट कंक्रीट के ब्लॉक्स है, बीच में आपका एक टावर है जो कि वर्टिकल गार्डन के शेप का है। उसपे अभी और प्लांट्स लगाने का काम होगा। दूसरी चीज़ हमने ये की, हमने बहुत ज़्यादा फोकस इसी एसी पे किया क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आपके एनवायरनमेंट को यही कार्बन फुटप्रिंट्स दे रहे हैं जो कि एसी के आउटर से निकलते हैं और ओज़ोन में जाते हैं, जो वो गर्म हवा निकलती है, इसी से हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़। तो हमने क्या किया कि हमने रूफ पे इंसुलेशन टाइल्स लगाना शुरू की कि हम उस रूफ इंसुलेशन टाइल्स कस्टमाइज़ बनती है, वो बनी बनाई भी हमारे लिए बहुत बनी। उसमें क्या होता है कि थर्माकोल होता है टाइल के अंदर ही, तो वो टेम्परेचर को काफ़ी हद तक इंसुलेट कर देता है आपकी छत को। फिर हम दूसरी तरफ आए, हमने सोचा कि हम किस तरीके से पानी को सेव करें। पानी को सेव करने के लिए हमने, ये भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे और हम लोग भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रे वाटर को हम सेव करें। उसका एक ट्रीटमेंट होता है, लोग देसी सा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि उसको हम ग्रेवल के टैंक में डालें तो जो गंदगी है वो नीचे रहती है और ऊपर एक केमिकल आता है, उससे साफ पानी टैंक के अंदर आ जाता है, आप उससे गार्डनिंग कर सकते हो। ये चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया। well that was quite an interesting answer and quite even I would say कि मुझे पर्सनली बहुत सुन के हैरानी और खुशी हुई कि this is vertical garden and vertical greenery is basically something I love very much and I try to go biophilic in my design assignments as well कि जितना हो सके एसी की यूसेज और कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए हम ग्रीनरी को फरोग दें, क्योंकि लोगों में ग्रीनरी की जो मीनिंग आज के दौर में लगी हुई है कि 2 मनी प्लांट साइड पे लगा दिए, ज़्यादा से बाहर कुछ वो कमरे लगा दिए, बट आई पर्सनली थिंक वेजिटेशन एंड all this is more than just that. This can serve to better indoors as well and outdoors as well. जैसे कि आपने बताया कि अपनी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट डिस्कस करा कि how the facade is green and that helps to make the exterior as well as the interior better. So that was quite interesting and I am quite glad that that is now this kind of a shift is basically coming in the environment. So now basically moving on to our second to last question. What trends or what basically innovations in construction era right now जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और आपको एक्साइटिंग लगती हो कि ये चीज़ या ये जो ट्रेंड आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा होने आ रहा है, you as an architect would love to participate in that or apply those principles into your own designs. ये जो क्वेश्चन है इसके लिंक है पिछले क्वेश्चन से कि लाइक हमारे पास जो मैंने बताया कि हम ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं आजकल। मैं नहीं, सारे आर्किटेक्ट्स इस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड आया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना रहे, चीज़ों को शॉर्ट करें और टू द पॉइंट काम करें जिससे इन्वायरमेंट हमारे इको को कम से कम नुकसान पहुँचे और मतलब हम लोग एक एक शिफ्ट इस तरफ जा रहा है। एक शिफ्ट तो उस तरफ है कि बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल लश-पश घर हो, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा वो। एक शिफ्ट इस तरफ है कि भाई हम सस्टेनेबल रहें, घर डिसेंट सा हो और बहुत ज़्यादा हमारे पास इको फ्रेंडली चीज़ें हो, बायोफिलिक चीज़ें हो। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो था सेल्फ सफिशिएंट हाउस। लाइक उसकी बिजली सोलर से थी, उसका पानी ऑब्वियसली कुछ पार्ट बोरिंग का था और एक रेन हार्वेस्टिंग टैंक था, उससे था।
और उस पर मेन लाइन नहीं थी उस घर की, ज़रूरत नहीं। और जो वेस्ट होता था, अब वेस्ट में भी जो वॉशरूम वेस्ट होता था, जो ग्रे वाटर होता था, उसके वो ट्रीट करके वो अपनी गार्डन को पानी देते थे। वहाँ पे उन्होंने खेत लगाया हुआ है, खेत में वो उनका जो स्लज होता है उसको खाद बना के वो अपनी खेत में डालते थे। वो खाद उनका जो जो भी खाना वाना जो भी चीज़ें उगती थी वो बहुत एक अच्छी खाद खाद बनती है वो। उससे उसको एक टैंक में डालते थे, उससे वो एक गैस बनाते थे, वो गैस अपने पकाने के लिए यूज़ करते थे, खाना उसमें पकता था। तो ये एक साइकिल चल रहा था, सेल्फ सफिशिएंट हाउस में। बहुत सारी चीज़ बांग्लादेश में भी काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और हमने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि जिसमें ये चीज़ें, तो ये जो अब इंटरवेंशन हो रही हैं सेल्फ सफिशिएंट और बायोफिलिक एंड सस्टेनेबल, एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, और हम इसी तरफ जा रहे हैं। अब आगे की जो आर्किटेक्चर है वो इसी पे बेस करते हैं। Going towards our last question, as we wrap up, what one thing or more than one thing would you like to tell us as students right now and future architects के जो आपको अगर पता होती आपके दौर में, तो दैट वुड हैव मेड योर लाइफ ईजियर, या फिर आपको उस वक्त कुछ ना कुछ फ़ायदा होता कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ओवरऑल इस डिज़ाइन की अम्ब्रेला में जो आपको लगता हो कि आपको पता होने से बहुत आसानी हो जाती है और हमें पता चलने से हमारे लिए भी आसानी होगी इनका करंट दौर, या फिर वो चीज़ जो कि हम आगे के लिए एक्सपेक्ट कर लें पहले से, जैसे अगर आपने ना करी हो हम एक्सपेक्ट कर लें कि बेसिकली दिस इज़ अ रियलिटी जिसको हमें फेस करना है, तो व्हाट वुड दैट बी? बहुत सारी चीज़ें हम जिसको इस कैटेगरी में ला सकते हैं कि एक तो अगर आपका बैकग्राउंड आर्किटेक्चर से ही हो, लाइक आपके घर में कोई और आर्किटेक्ट हो, या आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई आर्किटेक्ट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस फील्ड को अडॉप्ट करने में। अगर नहीं है तो आपके अंदर पर्सनली एक आर्टिस्ट होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को इमेजिन करना आना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सेंस एंड फील। हाउ यू फील लाइक आप गार्डन में बैठे हैं तो ये पौधे लगे हुए हैं, कैसे आप करना है, घर इमेजिन करना बनाते है हुए घर कि बनाने मैं में घर के कि अंदर मैं घुसा, घर के अंदर घुसा, अब लाउंज में लाउंज में हूँ, हूँ, फॉयर फॉयर में हूँ। अच्छा है, अच्छा यहाँ है, मैं यहाँ सोफा मैं रख के सोफा आ गया टाइम था। काट लिए, फिर इसके बाद मेरा किचन है, देन उसके साथ एसी किचन है, देन एक बेडरूम आ जाएगा, बेडरूम से मेरा लॉन का व्यू आ रहा है। इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होनी चाहिए आपको, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, अपने माइंड को ओपन करने के लिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट किस्म के टास्क आ सकते हैं, डिफरेंट किस्म का क्लाइंट आ सकता है, लेकिन आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एक्सप्लोरेशन के साथ, पॉजिटिव इमेजिनेशन के साथ आपने उसको अपने बॉक्स के अंदर लेके आना है, उसको कन्विंस करना है। तो ये चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने रखना है जहन में, कि हमारे पास एक तो एक्सप्लोर करने की एक सलाहियत होनी चाहिए, एक एक्सप्लोर करने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि आज हमने एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। इमेजिन करने की, विजुअलाइज़ करने की आपके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत होनी चाहिए, फ़ील करने की बहुत अच्छी सलाहियत, क्योंकि ये 3 ही चीज़ें हैं जिससे आप एक अच्छा आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हैं। So with that, we'll be wrapping up. Thank you so much for all your expertise. I and we've learned quite a lot from this discussion. Because the thing is, that when you're in a classroom, you don't get to learn from hands-on experience. But sitting here in this podcast, it has been quite interesting to learn about what is going on right now in the world and what shifts are being brought about basically in terms of environment, material selection, budget, economic dynamics, whatever the case is. So it was quite interesting to know what is going on. So thank you so much for that. With that, we wrap up. Thank you very much.